हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और AIB 19 की जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको मजबूत करने के लिए हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सिर्फ प्रक्रिया संहिता 1908 के MCQ सीरीज़, जिसको आगे बढ़ाने के लिए आज एक न्यू वीडियो फिर हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आखिर तक बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि इसमें उसी टाइप्स के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जैसा कि AIB के अंदर पूछे जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि AIB के अंदर जो हमारी CPC और 10 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो अगर आप हमारी सारी वीडियो CPC की ध्यानपूर्वक देख रहे हैं या फिर आने वाली सभी वीडियोस को देखेंगे तो आप जानेंगे कि CPC के जितने भी क्वेश्चन आप लोग को आएंगे हमारी वीडियो से आपको सारे क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डिक्री जो है उसको कब अन्य न्यायालय के द्वारा, यानी कि जो अन्य सक्षम न्यायालय उसके द्वारा एग्जीक्यूट कराया जा सकेगा। 4 यहाँ पर ऑप्शन है। एक कह रहा है कि जबकि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय के क्षेत्राधिकार की सीमाओं से बाहर निवास कर रहा हो या कारोबार कर रहा हो, यानी कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट डिक्री पारित की गई है, अगर वो जिस कोर्ट ने डिक्री पारित की गई है उसके जुडिक्शन से बाहर है। दूसरा कह रहा है अगर कोर्ट जो है ऐसा करना उचित समझता है, या फिर तीसरा कह रहा है कि अगर वो प्रॉपर्टी, ठीक है, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की सीमाओं के बाहर हो। अगर संपत्ति से संबंधित डिक्री पारित किया और संपत्ति उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है तो ऐसी स्थिति में अन्य वो सक्षम न्यायालय उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकेगा। तो सभी यहाँ पर सत्य है, मतलब सभी कथन सत्य में से कोई भी कोर्ट जिसके जुडिक्शन के अंदर वो चीज़ें आ रही हैं उसको जो है एग्जीक्यूट करा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से सही कथन का जो है हमसे चयन कराया जा रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं कि सही कथन क्या रहेगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग ये चीज़ देखिएगा कि ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको बता चुके हैं। सत्य कथन का चयन कीजिए। CPC संशोधन के सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार CPC की धारा 39 में संशोधन किया गया। तो ध्यान से सबसे पहले ये देखिएगा कि 2002 में जो है यहाँ पर कौन सी धारा में संशोधन हुआ है, 39 के अंतर्गत किया गया। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, देखिए अब यहाँ से ये पूछा है कि संशोधन में क्या चीज़ें यहाँ पर ऐड की गई हैं। तो ये कह रहे हैं कि यदि डिक्री उसे पारित करने वाले न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर स्थित स्थावर संपत्ति के विक्रय परिधान का निर्देश देती है, ठीक है। बी कह रहे हैं कि डिक्री पारित करने वाला न्यायालय स्वप्रेरणा से उसे सक्षम अधिकारिता वाले किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को निष्पादन के लिए भेज सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है सी ऑप्शन, ये कहता है कि इस धारा की कोई बात उस न्यायालय को जिसने डिक्री पारित की है, अभी बात करें डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की, तो इस धारा में यानी कि धारा 39 में अंतर जो भी चीज़ें दी हुई होंगी उस कोर्ट को जिसने वो डिक्री पारित की है, ऐसी डिक्री को उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर किसी व्यक्ति अथवा संपत्ति के विरुद्ध निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो यहाँ पर सेक्शन 39 में 2002 में जो न्यू चीज़ें ऐड की गई थी वो क्या गया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जहां डिक्री दूसरे न्यायालय को निष्पादित करने के लिए भेजी जाती है, तो उसके संबंध में सत्य कथन पूछा जा रहा है। क्या कह रहे हैं, जहां डिक्री दूसरे कोर्ट को भेजी गई एग्जीक्यूशन के लिए, पारित करने वाला नहीं कर रहा, दूसरा कोर्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि यहाँ पर रोंग कथन हमको सर्च करना है, वही सही होगा। उस न्यायालय को वही अधिकार होंगे जो कि डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को हैं। ऐसा न्यायालय कुर्की का आदेश नहीं दे सकता। धारा 30 की शक्तियाँ प्राप्त होंगी, यानी कि धारा 30 में चीज़ें दी हुई हैं वो यहाँ पर न्यायालय को प्राप्त होंगी। यदि जिला न्यायालय को भेजा गया है तो वह समक्ष न्यायालय को, जो सक्षम न्यायालय होगा उसकी बात कर रहे हैं, गलत लिख रखा है इन्होंने, न्यायालय को निष्पादन हेतु ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि उस दूसरे न्यायालय को कौन सी पावर के संबंध में गलत कथन है। तो ऐसा न्यायालय कुर्की का आदेश नहीं दे सकता, चीज़ें गलत हैं, क्योंकि वो न्यायालय कुर्की का आदेश भी दे सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा बी नंबर का यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा वुडकन वाला क्वेश्चन। देखिए अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन से 4 जो हैं के सेक्शंस लर्न हो रहे हैं। पहला कह रहा है कि डाक मकसूल कौन से सेक्शन में होगा, फिर है प्रत्यय स्थापन के रेस्टिट्यूशन, फिर है कैविएट दायर करने का अधिकार, और उसके बाद है न्यायालय की इनहेरेंट पावर। तो बिल्कुल सिंपल आप लोगों के सामने चीज़ें हैं, जो भी ऑप्शन है उसका सेक्शन राइट भी उसी के सामने है। क्योंकि अगर किसी को कुछ नहीं पता तो इतना हर कोई जानता है कि न्यायालय की इनहेरेंट पावर जो है CPC के अंतर्गत सेक्शन 141 में दी हुई 151 में
कैविएट जो है वो 148A के अंतर्गत है। तो अगर यहाँ से आप लगा रहे तो देख रहे हैं कि सी का 3 है, डी का 4 है, तो सिंपल सी बात है रेस्टिट्यूशन भी हर कोई जानता है 144 में, इतना आप जानते हैं। तो फिर डाक मकसूल कहाँ गया, सेक्शन 143 के अंतर्गत है। तो 4 बहुत ही लीडिंग जो है सेक्शंस हैं ये इसके। तो यहाँ पर 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन मिलेगा वो हमारा सही होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है बी नंबर में, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है आज्ञा पत्र संबंधी प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो बिल्कुल वेरी सिंपल सेक्शन है। आज्ञा पत्र संबंधी प्रावधान सेक्शन 46 के अंतर्गत जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां कोई डिक्री या तो शून्य है या संदिग्ध हो तो अब एग्जीक्यूट न्यायालय क्या करेगा। डिक्री की वैधता की पुण्य परीक्षा कर सकता है। क्वेश्चन ध्यान से रखना, अगर डिक्री या तो शून्य है या फिर संदिग्ध है, यानी क्या है, तो वॉइड है या एम्बिग्यूट है, तो एग्जीक्यूशन कोर्ट क्या करेगा, वो डिक्री की लीगलिटी की री एग्जामिनेशन कर सकता है, उसे उस न्यायालय को फिर वापस दे सकता है जिसने उसको पारित किया था, या फिर वो डिक्री की वैधता की पुण्य परीक्षा नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि डिक्री को एग्जीक्यूट करने वाले कोर्ट को वो सारी पावर्स होती हैं जो डिक्री को पारित करने वाली कोर्ट की हैं। तो यहाँ पर अगर उस डिक्री को पुण्य परीक्षा करने की पावर अगर पारित करने वाली कोर्ट की है तो उसको एग्जीक्यूट कराने वाली कोर्ट की भी होंगी। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, वापस पारित करने वाले न्यायालय को उसे नहीं भेजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीवानी प्रक्रिया संहिता का जो सेक्शन 38 है उसके अंतर्गत एक डिक्री का निष्पादन निम्नलिखित में से किस न्यायालय के द्वारा किया जा सकेगा। ठीक है, यानी कि क्या पूछे हैं कि वो डिक्री का जो एग्जीक्यूशन है वो नीचे वाले कोर्ट्स में से किसके थ्रू किया जाएगा। तो भाई आप लोग जानते हो सीधा हाई कोर्ट जो है वो किसी डिक्री का एग्जीक्यूशन कर सकेगा, नहीं करेगा। भाई जिला न्यायालय सीधा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कौन करेगा, या तो उसे पारित करने वाला कोर्ट करेगा जिसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजेगी। तो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन संबंधी आगप्ती, आगप्ती किसको, डिक्री को हिंदी में आगप्ती बोलते हैं, डिक्री इंग्लिश में कहते हैं, आगप्ती हिंदी में कहते हैं। तो ये करें कि धन संबंधी, यानी कि केवल वो डिक्री किससे संबंधित है, धन के संबंध में है। तो उसके एग्जीक्यूशन में जो महिलाओं की गिरफ्तारी है या महिलाओं को जो निरुद्ध करना है उसको निषिद्ध कर रही है। केवल कब, जब मामला डिक्री धन से संबंधित हो, केवल तब महिलाओं को ना तो गिरफ्तार करने को कह रही है वो, ना ही आप उन्हें क्या कर सकते हो, निरुद्ध कर सकते हो। क्या करेगी वो, प्रोहिबिट कर रही है इस चीज़ को कि आप महिलाओं को अरेस्ट या डिटेन नहीं कर सकते। तो सेक्शन कौन सा होगा, 56। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्री की गिरफ्तारी का, वो आपका फिर दोबारा से पूछा गया। सेक्शन 56 जो है इसके संबंध में बात करता है। नेक्स्ट है, धन के संदाय की डिक्री के एग्जीक्यूशन में निर्णीत ऋणी को, अब डिक्री देखिए किससे चीज़ें भी ध्यान रखनी है, डिक्री जो है धन के संदाय के लिए, इनके जो मनी है, जो सम है, उसके पेमेंट को लेकर के है। तो जो निर्णीत ऋणी है, जजमेंट डेटर है, जिसके अगेंस्ट डिक्री पारित की गई है, उसको सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते। यानी कि अगर जो डिक्री पारित की गई है वो धन से संबंधित है और उसमें कितने धन की बात की गई है, जितने धन के चलते जो निर्णीत ऋणी है उसको क्या करने का, प्रिजन में यानी कि जेल में डिटेन करने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता। अगर डिक्री की रकम कितनी होगी, इतने से ज़्यादा नहीं होगी, 500 रुपये है, 1000 रुपये है, या फिर 2000 रुपये है, या 5000 रुपये है। तो यहाँ पर देखिए अगर अधिक नहीं होगी तो सिंपल यहाँ पर जो बात की गई है 2000 रुपये की होती है कि अगर उसमें जो है 2000 रुपये से अधिक के पेमेंट की बात नहीं की गई तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं, वो अरेस्ट है जो नहीं कर सकते हैं, डिटेन नहीं रख सकते। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ यह घोषित किया जाता है कि डिक्री की कुल धनराशि कितने की कीमत, यानी कि उसको जो है गिरफ्तार करने का ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है 2000 रुपये, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिक्री के एग्जीक्यूशन में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति को कुर्क नहीं किया जा सकता, ना तो अटैच कर सकते हो ना ही सेल कर सकते हो। तो धन को, शेयर्स को, भूमि को, निजी गहने जिसे कोई स्त्री अलग नहीं कर सकती, तो बिल्कुल वो गहने जिनको कोई महिला अलग नहीं कर सकती। सेक्शन 60 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीसी का आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का रहेगा हम लोगों का। ये कह रहे हैं कि डिक्री एग्जीक्यूशन में धन के संदाय के लिए किस मापमान से जेल में निरुद्ध किया जाएगा। भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 2000 रुपये तो आप समझ गए। अगर डिक्री
जो धन के संदाय के लिए पारित की गई है उसमें 2000 रुपये तक के धन की बात की गई है, तो उसे जो निर्णीत ऋणी होगा, जजमेंट डेटर होगा, उसको ना तो अरेस्ट कर सकते हो ना डिटेन कर सकते हो। तो अब यहाँ पर इन्होंने मापमान बताया कि कितने कितने तक की डिक्री के संबंध में बात की गई है। तो जहाँ डिक्री 500 रुपये से अधिक संदाय के लिए है वहाँ 3 महीने से अधिक अवधि तक, ये बता रहे कि कितने समय तक आप उसको डिटेन रख सकते हो धन के संबंध में। तो ये कहने का अगर डिक्री जो है 500 रुपये से अधिक है, 500 रुपये से ज़्यादा कितनी भी है, तो 3 महीने तक जो है उसको निरुद्ध रखा जा सकता है। अगर डिक्री 5000 रुपये से अधिक संदाय के लिए है तो 3 माह से अधिक रखा जा सकता है। पहले में 500 रुपये की बात कर रहे हैं और दूसरे में 5000 रुपये की बात करेंगे। अगर 5000 रुपये से अधिक के संबंध में वो धन देना है तो 3 महीने से अधिक का मतलब होगा 3 महीने से ज़्यादा आप डिटेन नहीं रख सकते, 3 महीने तक या उससे कम रख सकते हो। जहाँ 2000 रुपये की धनराशि भुगतान करने के लिए डिक्री है लेकिन 5000 से अधिक नहीं है, वहाँ 6 सप्ताह से अधिक अवधि के लिए। तो यहाँ पर इसमें क्या पूछा गया, केवल ए सही है, केवल बी या सी सही। तो यहाँ पर जो अगर राइट ऑप्शन होगा हमारा ई, क्योंकि देखिए जो 5000 रुपये तक के संबंध में बात आती है, 5 से अधिक कितना भी अधिक लिख रहा है तो वहाँ पर 3 महीने तक डिटेन रख सकते हैं। अगर 2000 से अधिक है, ये भी बात ध्यान रखनी है, क्योंकि 2000 से अगर कम होगा तो ऊपर आप पढ़ चुके डिटेन नहीं रखा जाएगा। तो अगर 5000 से अधिक देना है तो 3 महीने उससे कम की अवधि तक डिटेन रख सकते हो। और अगर 2000 से अधिक बट 5000 रुपये तक है, उससे कम है, तो कितना रख सकते हो, 6 सप्ताह से अधिक डिटेन नहीं रख सकते। और साथ ही साथ जो है अगर 2000 से कम है तो बिल्कुल डिटेन नहीं रख सकते हो। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ये ई वाला। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।